यह कहानी है एक इंसान की जो पूरे 27 घंटे तक एक वॉशिंग मशीन के एरिया जितनी छोटी जगह में उल्टा फंस जाता है और वो इंसान था 26 वर्ष का जॉन एडवर्ड जॉन्स। There's an incredible sense of disappointment and discouragement about that having happened. Around 190, 200 pounds and 6 feet tall, so a very large guy. It's a cave which has now been declared a public hazard after a young father died inside. इस कहानी की शुरुआत होती है 1960 से, जब डेल ग्रीन नाम की इस बंदे ने यूटा के सेल्ट लेक सिटी के करीब नट्टी पट्टी नाम की इस केव को डिस्कवर किया। अब दोस्तों ये कोई आसान केव नहीं था, बल्कि यह दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस केव्स में से एक था, क्योंकि यह केव अपनी टेढ़ी मेढ़ी और फिसलने वाली रास्ते के लिए बहुत ही ज्यादा मशहूर था। और इस केव की एंट्रेंस भी सिर्फ 30 इंचेस का था। मतलब इस केव में वही लोग एंटर कर पाते थे जिनकी छाती और कमर 30 इंचेस से छोटा होता था। अब दोस्तों इस केव को 1999 से 2004 तक सील कर दिया गया था, क्योंकि इससे पहले कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए थे जिनकी वजह से इसको एक्सप्लोर करना टोटली बैन कर दिया गया था। लेकिन फिर 2007 में इस केव को फिर से ओपन किया जाता है कुछ रूल्स और रेगुलेशंस के साथ। मतलब अब इस केव में आम लोग एंटर ही नहीं कर पाते थे, बल्कि सिर्फ प्रोफेशनल केवर्स ही इस केव में एंटर कर पाते थे। इसीलिए एक मैनेजमेंट कमेटी भी बनाई गई जो सिर्फ उन लोगों को एंटर करने देता था जो पहले से ही प्रोफेशनल केवर्स थे। और इस केव में एंटर करने के लिए 21 दिन पहले परमिट के लिए अप्लाई भी करना पड़ता था। तो इसीलिए सेल्ट सिटी के दो नौजवान भाई जॉश जॉन्स और जॉन एडवर्ड जॉन्स इस परमिट के लिए अप्लाई करते हैं। अब ये दोनों भाई पहले भी कई सारे केव्स को एक्सप्लोर कर चुके थे, तो जिस वजह से उन्हें परमिट भी मिल जाता है। और फिर 24 नवंबर 2009 में रात के 8 बजे वो दोनों भाई अपने ग्रुप के साथ केव में एंटर करते हैं। अब पहले के 1 घंटे सब कुछ नॉर्मल था, वो उस केव को एक्सप्लोर कर रहे थे। लेकिन फिर जॉन एक ऐसा गलती करने वाला था जो उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होने वाला था। वो डिसाइड करता है कि वो उस केव की सबसे छोटी और टाइट हिस्सा बार्थ कैनल को एक्सप्लोर करेगा। तो जिस वजह से वो अपनी भाई जोश को लेकर उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ने लगता है। अब तुम्हें यहाँ एक चीज समझना पड़ेगा, तुम नट्टी पट्टी केव की इस मैप को देखो। अब जॉन इस एंट्रेंस से एंटर करता है और वो 1 घंटे में क्रॉलिंग करते करते वो यहाँ तक पहुँच चुका था। अब उसे बार्थ कैनल की तरफ जाने के लिए उसे इस डायरेक्शन में जाना था, लेकिन वो गलती से एड्स पुश की तरफ मतलब इस डायरेक्शन में चला जाता है और यही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होने वाली थी। अब ये जो एड्स पुश था ये भी बहुत ही ज्यादा टाइट था, तो जिस वजह से जॉन को लग रहा था कि वो बार्थ कैनल की तरफ ही जा रहा है। अब जॉन की हाइट 6 फीट था और उसकी वेट 90 किलोग्राम था, इसीलिए वो एड्स पुश में जितना अंदर जा रहा था उसके लिए रास्ता उतना ही ज्यादा तंग होता जा रहा था। अब जॉन समझ चुका था कि वो एक गलत डायरेक्शन में चल रहा है, लेकिन फिर भी वो उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ते जाता है। वो सोच रहा था कि शायद उसे आगे जाकर एक यू टर्न या फिर एक ब्रॉड सा एरिया मिलेगा जहां से वो अपनी सर को मोड़कर वापस आ सकता है। तो इसी उम्मीद के साथ वह आगे बढ़ते जाता है और कुछ देर क्रॉलिंग करने के बाद वह एक क्रेविस के सामने आता है, मतलब एक छोटा सा नैरो ओपनिंग के सामने आता है। अब और क्या, जॉन इसी क्रेविस में एंटर कर जाता है। अब जैसे ही जॉन इस क्रेविस में एंटर करता है वो बहुत ही बुरी तरह से फंस जाता है, क्योंकि ये एक डेड एंडिंग था। अब जॉन अपनी हाथों का इस्तेमाल भी नहीं कर पा रहा था, वो 70 डिग्री एंगल में अपसाइड डाउन के पोजीशन में फंस जाता है। अब जॉन की पैर इस क्रेविस की सबसे छोटी हिस्से में फंस जाता है। अब जॉन अपनी भाई जोश को वार्न करता है कि वो इधर ना आए, और वो ये भी कहता है कि वो एक गलत डायरेक्शन में आ गया है क्योंकि यहाँ एक डेड एंडिंग है। अब जोश जॉन से थोड़ा पतला था, तो जिस वजह से वो अपनी पोजीशन को चेंज कर लेता है, मतलब अपनी सर को पीछे करके अपनी पैर को सामने की तरफ करके आगे बढ़ते जाता है। और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जॉन के पास पहुंचता है और अपनी पैर को जॉन के पैर में फंसाकर उसे ऊपर उठाने की ट्राई करता है। अब जॉन की वेट ज्यादा होने की वजह से वो उसे हैंडल नहीं कर पा रहा था। अब बहुत देर ट्राई करने के बाद वो थक हार कर प्रोफेशनल हेल्प के बारे में सोचता है, तो जिस वजह से वो केव से बाहर आता है और प्रोफेशनल हेल्प के साथ कांटेक्ट करता है। अब रेस्क्यू टीम भी 3 घंटे के अंदर ही मौके में पहुंच चुका था। अब रेस्क्यू टीम सबसे पहले सुजी मटोला नाम की इस लड़की को केव के अंदर रेस्क्यू के लिए भेजते हैं। अब सुजी के पैर में एक रस्सी भी बांधा जाता है ताकि वो अंदर जाकर फंस न जाए। अब देखो, इस केव की एंट्रेंस से लेकर जॉन जहां फंसा था वहां की डिस्टेंस 400 फीट थी, तो जिस वजह से सूजी को 1 घंटा लग रहा था जॉन के पास पहुंचते पहुंचते। अब फाइनली सूजी जॉन के पास पहुंच जाती है
और वो जॉन को हौसला देती है और फिर सूजी जॉन के पेड़ में एक रस्सी बांधती है और उसको ऊपर उठाने की कोशिश करने लगती है। अब यह समझने वाली बात यह है कि सूजी 5 फीट 3 इंचेस की थी, जबकि जॉन 6 फीट का हट्टा कट्टा आदमी था। तो ऐसा लग रहा था कि जॉन को ऊपर उठाना सूजी के लिए इम्पॉसिबल है, लेकिन फिर भी वो लगातार 2 घंटे तक जॉन को ऊपर उठाने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी वो उसे ऊपर उठा नहीं पाती है। अब डिसअपॉइंटमेंट के साथ ही वो केव से बाहर निकल आती है। अब केव के बाहर 100 से ज्यादा रेस्क्यू वर्कर्स आ चुके थे, जिनमें से एक डॉक्टर भी था जो ये कहता है कि जॉन अपसाइड डाउन के पोजीशन में रहने के कारण उसके पास सिर्फ 10 घंटे है, क्योंकि 10 घंटे के बाद उसकी सारी बॉडी ऑर्गन्स एक एक करके फेल होती जाएंगी। तो जिस वजह से जॉन को बाहर निकालने के लिए वो अब दूसरा प्लान बनाते हैं। वो डिसाइड करते हैं कि अब वो केव में पुलिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि 5 साल पहले ब्लॉड क्लार्क नाम की एक 16 साल की लड़के को इसी पुलिंग सिस्टम का इस्तेमाल करके रेस्क्यू किया गया था। अब इस दौरान एक कम्युनिकेशन डिवाइस भी केव के अंदर डाला जाता है, जिससे जॉन अपनी वाइफ के साथ बात कर पाता है। उसकी वाइफ उसे मोटिवेट करती है और उसे हिम्मत ना हारने के लिए कहती है। अब देखो, इस केव में पुल्स इंस्टॉल करना भी आसान नहीं था, क्योंकि ये केव बहुत ही नैरो था, जिस वजह से इस केव में ड्रिलिंग करने की इंस्ट्रूमेंट भी ले जाना बहुत ही मुश्किल था। अब वो जैसे तैसे करके इस केव में पुलिंग सिस्टम इंस्टॉल कर देते हैं। अब फाइनली एक रेस्क्यूअर रयान केव के अंदर घुसता है। रयान जॉन के पास पहुंचता है और जॉन से थोड़ा बहुत बातचीत करता है। जॉन कहता है कि आई कांट बिलीव दैट आई स्टक इन द केव, माई लेग्स आर किलिंग मी। अब यह समझने वाली बात यह है कि जॉन पिछले 19 घंटे से अपसाइड डाउन के पोजीशन में रहने के वजह से उसकी पेड़ों की नसें बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव हो गए थे। तो जिस वजह से जब रायन जॉन की पेड़ में रस्सी बांधकर उसे ऊपर उठाने की कोशिश करता, तब जॉन बहुत ही जोर जोर से चिल्लाता था, क्योंकि उसकी पेड़ की नसें बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव हो गए थे। अब जिस वजह से रायन कुछ मिनट्स की गैप ले लेकर जॉन को ऊपर उठाने लगता है। अब ऐसा लग रहा था कि पुलिंग सिस्टम काम कर रहा है। जॉन धीरे धीरे ऊपर उठने लगा था, लेकिन दिक्कत ये हो रही थी कि जॉन की पेड़ अब सीलिंग को टच करने लगा था। रयान जॉन की पेड़ को तोड़कर उसे ऊपर उठाने की डिसीजन लेता है, लेकिन तभी अचानक से एक पुली जॉन की हाई वेट के कारण उखड़ जाता है और जो सीधा जाकर रयान के सर में लगता है। अब रयान की सर से खून निकलना शुरू हो जाता है, जिस वजह से उसे रेस्क्यू करके हॉस्पिटल में भेजा जाता है ट्रीटमेंट के लिए। अब पुल्स की टूटने के कारण जॉन भी अपने पहले के पोजीशन में चला जाता है। अब जॉन की कंडीशन बहुत ही ज्यादा बिगड़ जाता है, उसे सांस लेने में भी प्रॉब्लम होने लगी थी। अब फिर से पुलिंग सिस्टम इंस्टॉल किया जाता है। अब ब्रेंडन कोविल्स नाम की एक रेस्क्यूअर केव में एंटर करते हैं। वो अपने साथ एक कम्युनिकेशन डिवाइस भी ले जाते हैं। अब जॉन को उसकी वाइफ एमिली के साथ कनेक्ट किया जाता है, लेकिन जॉन के तरफ से कोई रेस्पॉन्ड ही नहीं आ रहा था। ब्रेंडन देखते हैं कि जॉन ज्यादा रिएक्ट नहीं कर रहा है और वो बहुत ही अलग तरीके से सांस ले रहा है। अब ब्रेंडन जॉन को ऊपर उठाने की ट्राई करते हैं, लेकिन जॉन कोऑपरेट ही नहीं कर पा रहा था, तो जिस वजह से ब्रेंडन भी केव से बाहर निकल आते हैं। अब वो केव से बाहर आकर ये सब एक पैरामेडिक्स को कहते हैं। अब वो बहादुर पैरामेडिक्स जॉन की पल्सेस लाने के लिए केव के अंदर घुसता है और फिर जिस चीज का डर था वही होता है। पता चलता है कि जॉन अपनी जिंदगी की इस खतरनाक जंग में हार चुका है। और फिर 25 नवंबर 2009 के रात के 11:50 में जॉन को डेड डिक्लेयर कर दिया जाता है। अब जॉन की वाइफ एमिली को ये बिलीव ही नहीं हो रहा था कि जॉन की एक छोटी सी गलती के कारण उसकी मौत हो गई है। उसकी मानना यह था कि शायद जॉन अपसाइड डाउन के पोजीशन में रहने के कारण जॉन की पैर की नसें नम हो गई है, जिस वजह से पल्सेस की रीडिंग रॉन्ग आ रहा है। लेकिन सच्चाई जो था वो सबके सामने था। लेकिन सबसे स्ट्रेंज बात यह था कि जॉन की बॉडी ने ह्यूमन लिमिट को क्रॉस करके 27 घंटे तक मौत से लड़ता रहा। अब जॉन की बॉडी को बाहर निकालने की बहुत सारे तरीके सोचा जाता है, लेकिन एट द एंड यह डिसीजन लिया जाता है कि जॉन की बॉडी को हमेशा हमेशा के लिए केव में ही दफना दिया जाएगा। और फिर अथॉरिटीज केव में कंक्रीट डालकर इसे बंद कर देते हैं और इस केव को जॉन की कब्र डिक्लेयर कर देते हैं। अब जॉन की मौत के 7 महीने बाद एमिली की एक बेटा पैदा होता है, जिसका नाम एमिली जॉन रखती है।